नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 में पृथ्वी के अंदर। वैसे तो हम पृथ्वी के अंदर और अक्षांश और देशांतर के दोनों के ही वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वहां पर आपको समझाया गया है, एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। यहाँ पर आज आपको पृथ्वी की संरचना से संबंधित लगभग 30 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में आपको अक्षांश और देशांतर से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर आपको बताएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है। यहाँ पर देखिए अवसादी चट्टान के बारे में पूछा गया है। कौन सी है? बलवा पत्थर है, अभ्रक है, ग्रेनाइट है या फिर नीस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर अवसादी सेल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसमें आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो अंत में जरूर बताइएगा कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अवसादी सेल के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बलवा पत्थर। बलवा पत्थर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए और कौन कौन सी अवसादी सेल होती है, फिर अवसादी चट्टानें होती हैं। बाकी आपको यहाँ पर आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी रखी है। तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन सी चट्टानें आती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गेब्रो, पिच स्टोन और प्यूमिस, ये सभी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आती है। बात करें अवसादी चट्टान की तो यहाँ पर चूना पत्थर, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइड, कोयला, आयल सेल, सेंधा नमक और बलवा पत्थर, ये सभी अवसादी सेल के अंतर्गत आती है। बात करें कायांतरित सेल की या फिर कायांतरित चट्टान की, स्लेट, संगमरमर, नीस, शिस्ट, हीरा, अभ्रक, क्वार्टरजाइड, एम्फीबोलाइट, ग्रेफाइट, सर्पेटाइन और फाइलाइट, ये सभी जो चट्टानें हैं ये कायांतरित चट्टाने के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टान के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, अवसादी चट्टान के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं और कायांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित सेल के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें या फिर सेल आती है। इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसा कि वहाँ पर बलवा पत्थर आंसर में था तो ये एक अवसादी चट्टान है, वहाँ पर एक आपका नीस भी था तो ये कायांतरित चट्टानें हैं। तो इस प्रकार से आप यदि याद कर लेंगे तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? यहाँ पर देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत आपको बताना है। क्या है? अप्राकृतिक साधन है, भूकंप विज्ञान है, ज्वालामुखी क्रिया है या फिर प्लेट विवर्तनिकी है। तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत बताना है। तो राइट आंसर होगा भूकंप विज्ञान। याद रखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत होगा वो भूकंप विज्ञान होगा। बी वाला विकल्प आपका एकदम सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर जो 3 भाग आपको दिए रखे हैं सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में, आपको बताना है कि भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। वैन डर ग्रेट के, डेली के, हम्स के या फिर स्वेस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन तीनों के बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर स्वेस। याद रखिएगा सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये स्वेस के द्वारा किया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन रासायनिक संगठन के आधार पर स्वेस ने कितने भागों में किया है? तो वो 3 भागों में किया है, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। सियाल है, सीमा है, नीफे। सबसे पहले कौन सा है? तो याद रखिएगा सियाल है। यहाँ पर याद ये भी रखना है कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है और कौन सा तीसरा है। तो पहला नंबर पर आपका सियाल है, दूसरे नंबर पर सीमा है और तीसरे नंबर पर नीफे है। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी? यहाँ पर देखिए सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में पूछा जा सकता है, शांत ज्वालामुखी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है, स्ट्राबोली है, विशुवियस है, एकांगुआ है या फिर कोह सुल्तान है। तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्ट्राबोली। जो स्ट्राबोली है ये सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि कौन सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी है और कौन सी शांत ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी को हम देखेंगे स्ट्राबोली, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, मोना ओला, कियालू, माउंट एटना, कोटोपेक्सी, बेरन द्वीप, माउंट एरेबस और ओजल डेल सलाडो। ये सभी जो ज्वालामुखी है ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्राकाटाओ, नारकोंडम, फ्यूजियाना, विशुवियस और मेयान, ये सभी किसके अंतर्गत आती, कौन सी ज्वालामुखी है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोह सुल्तान है, देवबंद है, एकांग कुआ है, चिम्बराजो है, किलिमंजारो है और माउंट पोपा है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपका फ्री टाइम हो आपको तब आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? यहाँ पर देखिए जो परत है उसमें कौन सी परत है जो बेसाल्ट चट्टानों की जिसमें अधिकता पाई जाती है? सियाल है, सीमा है, नीफे है या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो यहाँ पर आपका पांचवे का आंसर होगा सीमा। याद रखिएगा, जो सीमा भूपृष्ठ है, जो परत है, इसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीमा होती है यह ठीक सियाल के नीचे पाई जाती है। सबसे पहले क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया था? सीमा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ठीक सियाल के नीचे पाई जाती है और यहाँ भारी बेसाल्ट व आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सी चट्टान है, ये कौन सी परत है जो बेसाल्ट व आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं? तो सीमा परत है। तो यहाँ पर सीमा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अभी हमने देखा कि जो बेसाल्ट है वो किस चट्टान में पाया जाता है। यहाँ पर जो कोयला है वो किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्ती चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में या फिर आग्नेय चट्टान में? यहाँ पर कोयले के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा परतदार चट्टान में। जो कोयला पाया जाता है ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है और जो परतदार चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें होती हैं। याद रखिएगा, परतदार चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानों में अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि अवसादी चट्टानों में अधिकतर क्या पाया जाता है तो याद रखिएगा ये जीवाश्म एवं खनिज तेल पाया जाता है। सातवां प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता? अब यहाँ पर देखिए वो कौन से पृथ्वी का भाग है जिसमें निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें सियाल है, सीमा है, नीफे है या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो सीमा के बारे में हम जान चुके हैं। अब सियाल और नीफे दोनों में से आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर सातवें का आपका आंसर होगा नीफे। याद रखिएगा, पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीफे हैं ये सीमा के नीचे स्थित यह पृथ्वी की केंद्रीय परत निकिल एवं फेरस में बनी होती है। जैसा कि मैंने बताया पहले नंबर पर क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा। पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ। पहले नंबर पर सियाल आएगा, दूसरे नंबर पर सीमा है और तीसरे नंबर पर नीफे है। तो यहाँ पर ये सबसे तीसरे नंबर पर होगा नीफे, जो कि सीमा के नीचे स्थित है और यह पृथ्वी की केंद्रीय परत निकिल एवं फेरस से बनी होती है। तो यहाँ पर नीफे आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, निकेल है या फिर डायोराइड है? आठवें का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो थोड़ी देर पहले ही हमने इसके सातवें प्रश्न में जाना था कि जो केंद्र में पाया जाता है वो क्या है पृथ्वी के, तो वो है निकेल। निकेल क्या कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला एक चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है। यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी में जलवाष्प तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा कौन सी गैस होती है इसके बारे में पूछा गया है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन होता है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा आपको मुख्य गैस के बारे में बताना है कौन सी होती है। तो आपका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा जो मुख्य गैस होती हैं वो ये तीनों होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय सर्वप्रथम गैसें एवं जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इसमें जो जलवाष्प की मात्रा होती है
इसमें जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत तक होती है, तो 60 से 90% तक होती है। जो अन्य गैस होती हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये जो गैस होती हैं ये प्रमुख होती हैं जलवाष्प के अलावा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर व्हाइट ऑफ द अर्थ पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर 10वें का होगा मेंटल को। मेंटल को क्या कहा जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में, आपको सभी को पता है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में। और पृथ्वी के मध्य भाग में क्या होता है, मेंटल होता है, और मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल की गहराई कितनी होती है, तो ये 2900 किलोमीटर होती है मेंटल की गहराई। इसकी जो ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं, तो इसकी ऊपरी परत को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी ऊपरी परत को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और इसकी औसत घनत्व की हम बात करें तो जो इसका औसत घनत्व होता है वो 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए होता है, तो ये 83% भाग को घेरे हुए होता है पृथ्वी के कुल आयतन के। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, निहारिका परिकल्पना का, अंतरतारक धूल परिकल्पना का, ज्वारी परिकल्पना का, या फिर वायव्य राशि परिकल्पना का। यहाँ पर कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया है किसने, कांट ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकी हम इन तीनों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कांट हैं ये जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कब किया था, 1755 में किया था। और यह परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। यहाँ पर पूछा जाए कि जो वायव्य राशि परिकल्पना है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया, तो कांट के द्वारा। कब दिया गया, तो ये 1755 में दिया गया। बाकी 3 विकल्प आपने देखे थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। निहारिका जो परिकल्पना है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये फ्रांसीसी विद्वान लापास के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1796 में कांट के सिद्धांत को संशोधित इन्होंने किया था और करते हुए निहारिका और छल्लों का संबंध बताया था। यहाँ पर देखिए, जो कांट ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को इन्होंने संशोधित किया। उसका नाम क्या रखा गया, निहारिका परिकल्पना। और निहारिका और छल्लों का संबंध इन्होंने इसमें बताया था। चलिए अब बात करते हैं ज्वारी परिकल्पना की। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जिन्स और जेफरिन के आधार पर, या कह सकते हैं कि इनका कहना है कि जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है यह सूर्य एवं एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ है। अब बात करते हैं अंतरतारक धूल परिकल्पना की। यहाँ पर देखिए अंतरतारक धूल जो परिकल्पना है, यहाँ जो परिकल्पना है ये रूसी वैज्ञानिक आटो स्मिड द्वारा 1943 ईस्वी में दी गई। कब दी गई, 1943 में दी गई। और इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी गई। यहाँ पर इस परिकल्पना में क्या मानी गई है, ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी गई है। वो कौन सी परिकल्पना है, अंतरतारक धूल परिकल्पना है। तो इन सभी परिकल्पना को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए 12वां प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई। यहाँ पर देखिए भूकंपी तरंगों के आधार पर आपको बताना है कितनी मापी गई है स्थल मंडल की मोटाई। 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर। तो ये मापी गई है 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की जो मोटाई है ये भूकंपी तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बेरी स्फीयर जो है वो कौन सी परत को कहा जाता है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, या फिर पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को। तो यहाँ पर जो बेरी स्फीयर कहा जाता है वो कौन सी परत को कहा जाता है पूछा गया है। तो ये पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत है उसे बेरी स्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यहाँ विभाजन किसका, यहाँ पर जो विभाजन किया गया है, जो 3 प्रकार का विभाजन बताया है, जो भूपटल, मेंटल और कोर है, तो जो विभाजन किया है किसके द्वारा किया गया है, होम्स के, जेफरीज के, डेली के या फिर ग्रांट के। तो यहाँ पर जो विभाजन किया गया है ये ग्रांट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, ग्रांट के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गरजता चालीसा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर वो कौन सी पवन है जो गरजता चालीसा के नाम से जानी जाती है? ध्रुवी पवन है, मानसूनी पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं या फिर पछुआ पवने हैं। तो यहाँ पर 15वें का आंसर फटाफट दीजिएगा कि जो गरजता चालीसा के नाम से जानी जाती है वो कौन सी पवन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पछुआ पवने। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, गरजता चालीसा के नाम से कौन सी पवन जानी जाती है? तो पछुआ पवने जानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प में गरजता चालीसा के नाम से पछुआ पवनों को जाना जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थलखंड न होने के कारण पवनों के प्रवाह मार्ग में कोई बाधा पैदा नहीं होती है और इस अक्षांशों के बीच फैले महासागरों पर पवनें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में समान रूप से तीव्र गति से बहती रहती है और यहाँ पर इसके तीव्र वेग के कारण ही इसे गरजता चालीसा या फिर चीखता साठा नाम से जाना जाता है। यदि चीखता साठा किस पवन को कहा जाता है ये पूछा जाए आपसे तो भी वो पछुआ पवने होगी। यहाँ पर देखिए ध्रुवी पवन के बारे में हम जाने तो ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो प्रभावित होने वाली पवनें होती हैं उसे क्या कहते हैं? ध्रुवी पवनें कहते हैं। मानसूनी पवन किसे कहते हैं? तो धरातल पर प्रभावित होने वाली वे सभी पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी पवनें कहते हैं या फिर वह पवनें मानसूनी पवनें कहलाती है। एक और पवन के बारे में था विकल्प में व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? वहाँ जो 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। तो इन चारों पवनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या फिर ग्रेबो। महासागरीय सतह का जो निर्माण है ये किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के स्तरों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही? यहाँ पर देखिए वायुमंडल के स्तरों के क्रम में आपको सही क्रम बताना है। सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर देखिए 4 स्तर है, कौन सा पहले, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे जो निचला स्तर होता है वो कौन सा होता है? सबसे निचला स्तर होता है क्षोभ मंडल। उसके बाद यानी कि उसके पहले कौन सा मंडल होता है? उसके पहले समताप मंडल होता है। उसके पहले कौन सा होता है? तो उसके पहले मध्य मंडल होता है और उसके पहले कौन सा मंडल होता है? तो वो थर्मोस्फीयर होता है। ये सही क्रम होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायुमंडल के समस्तरों के सही क्रम इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल सबसे निचला स्तर, उसके बाद में सप्ताह मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल है, फिर आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। इस प्रकार से आप सही क्रम याद कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? जो कोर है इसमें किस प्रकार के तत्व की प्रधानता होती है पूछा गया है। सिलिका एवं एल्यूमिनियम की, सिलिका एवं मैग्नीशियम की, सिलिका एवं निकेल की या फिर लोहा एवं निकेल की। यहाँ पर पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें लोहा एवं निकेल पाया जाता है पृथ्वी के कोर में। याद रखिएगा लोहा एवं निकेल तत्व की प्रधानता होती है पृथ्वी के कोर में। इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती। जो साफ रातें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि जो साफ रातें हैं और मेघी रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? संघनन के कारण होता है, विकिरण के कारण होता है, आपतन के कारण होता है या फिर चालन के कारण होता है? तो ये क्यों होता है? तो ये विकिरण के कारण होता है। याद रखिएगा साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ये किस कारण होता है? तो ये विकिरण के कारण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा
ऊष्मा उत्सर्जित करती है। जब मेघी रात होती है या फिर मेघी रातों में पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा है वो आकाश में नहीं जा पाती है, इसलिए जो मेघी रात होती है वो गर्म होती है। जबकि जो मेघ रहित रात होती हैं उसमें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मा होती हैं यह विकिरण द्वारा शून्य में चली जाती हैं, इसलिए साफ रातें या फिर मेघ रहित रातें मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। तो कारण आपको पता चल ही गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका 20 का आंसर होगा एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, पृथ्वी के जो भूपर पट्टी में जो एल्यूमिनियम है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जलवाष्प है। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, कौन कौन सी गैस पाई जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर वो है 20.95। प्रश्न में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के बाद जो अधिकतम गैस है वो कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत, 20.95%। यहाँ पर कहीं कहीं 21% भी दिया होता है, तो आप 21% भी राइट आंसर लगाएंगे तो भी आपका सही होगा। सीधे सीधे 21% दे तो भी आप ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% लगा सकते हैं। आर्गन कितना है, 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो 0.03% पाया जाता है। तो इनके बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर प्रतिशत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 21 मार्च लिखा हुआ है, देखिए 22वां प्रश्न है और लिखा हुआ है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य तप सबसे अधिक कहाँ मिलता है। कहाँ पर मिलता है, कर्क रेखा पर है, विषुवत रेखा पर है, मकर रेखा पर है या फिर ध्रुवों पर है। तो यहाँ पर आपका 22वें का सीधा सीधा आंसर जाएगा विषुवत रेखा पर। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य तप सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो ये विषुवत रेखा पर मिलता है। क्यों मिलता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य तप सबसे अधिक विषुवत रेखा पर प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। और जहां पर लंबवत चमकता है वहां पर हमेशा क्या होता है, सूर्य तप सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमेशा ध्यान रखना है कि धरातल के जिन क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वहाँ ताप अधिक प्राप्त होता है। वहाँ पर यदि तारीख 21 मार्च और 23 सितंबर की पूछी तो आपका राइट आंसर वहाँ पर क्या होगा, विषुवत रेखा होगा। तो विषुवत रेखा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, सूर्यताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंधों में, उपोष्ण कटिबंधों में या फिर मध्य अक्षांशों में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्यताप की सबसे ज्यादा मात्रा किस पर पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका 23 का आंसर होगा उष्ण कटिबंधों में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्यताप की सबसे ज्यादा जो मात्रा है ये उष्ण कटिबंधों में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्यताप की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिस कारण यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। कहाँ पर, उष्ण कटिबंधों में। तो उष्ण कटिबंध यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। यहाँ पर देखिए जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है ये पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, क्रस्ट और मेंटल, ऊपरी और निचला मेंटल, मेंटल और कोर और आंतरिक और बाहरी कोर। यहाँ पर सही आंसर आपका 24 का क्या होगा, मेंटल और कोर। याद रखिएगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के मेंटल और कोर इन दो परतों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अंतिम प्रश्न, यहाँ पर मैंने टोटल 25 प्रश्न लिए हैं और इन 25 प्रश्नों में लगभग आपके 50 से 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत निम्न में से किसके भाग है, क्षोभ मंडल के, समताप मंडल के, विषम मंडल के या फिर मध्य मंडल के। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत और हीलियम परत के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा विषम मंडल के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत और हीलियम परत ये विषम मंडल परत के विषम मंडल के भाग है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं
थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए कि नाइट्रोजन परत, हीलियम परत तथा ऑक्सीजन परत ये विषममंडल के भाग है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को सममंडल तथा विषममंडल में बांटा गया है। पूछा जाए कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को कौन से भागों में बांटा गया है, तो वो है सममंडल और विषममंडल। विषममंडल की जो ऊंचाई होती है 90 से लगाकर 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसमें गैस की 4 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? गैस की 4 परतें। कौन कौन सी? आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और आणविक हाइड्रोजन परत। तो इन चारों परतों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो प्रश्न लेकर आया था, क्यूज आपको यहाँ पर दे रहा हूँ जो कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। और 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न करके आपको आंसर बताना है। ए, बी, सी या फिर डी इसका होगा। समुद्री समीर बहती है, दिन के समय बहती है, रात के समय बहती है, दोनों समय बहती है या फिर मौसमी में बहती है। यहाँ पर आपको समुद्री समीर बहती है, किस समय बहती है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। क्यूज ये आपको दिया हूँ, अगला जो वीडियो होगा उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा, तो ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? सौरमंडल के 100 प्रश्न आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में जो हमने एक्सप्लेन किया है, किस किस को एक्सप्लेन अभी हम कर चुके हैं, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी की संरक्षा, अक्षांश और देशांतरण दोनों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद ये वीडियो आ रहा है, तो पहले उनको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा वो देखने में। तो इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए ये आपको बताना है, ये प्रश्न आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।